नमस्कार। मैं डॉक्टर बुद्धमती यादव, सह आचार्य हिंदी विभाग, जीडी कॉलेज अलवर, आज आपको एमए पूर्वार्ध हिंदी साहित्य के चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत कहानी की प्रवृत्तियों के विषय में जानकारी प्रदान करूँगी। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने कहानी की पृष्ठभूमि, उसके नामकरण और उसके स्वरूप के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम कहानी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रथम हम ये देखेंगे कि कहानी में कथ्य संबंधी क्या क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। तो कथ्य संबंधी विशेषताएं, श्याम मोहन श्रीवास्तव और सुरेंद्र अरोड़ा के संपादन में कहानी पत्रिका का प्रकाशन हुआ। सन 1967 ईस्वी में कहानी नाम से एक कहानी संकलन प्रकाशित हुआ। इस संकलन के संपादकीय में कहा गया कि इसके पीछे किसी वाद या आंदोलन चलाने का कोई ध्येय नहीं है। केवल व्यावसायिकता से हटकर लिखी गई कथा रूढ़ियों को तोड़ने वाली साहित्यिक और प्रयोगशील कहानियों को सामने लाना ही इस संकलन का उद्देश्य है। कहानी जीवन मूल्यों को चुनौती देती हुई कुछ नए प्रश्न चिन्ह उपस्थित करती है। यही कारण है कि कहानी में भावबोध के धरातल पर संत्रास, आत्मपीड़न, ऊब, अकेलापन, अजनबीपन और विसंगति का चित्रण होता है। ये सारे तत्व ही कहानी का कथ्य बनते हैं। दूसरा बिंदु है पात्र संबंधी विशेषताएं। कहानी के पात्र घोर व्यक्तिवादी, आत्मकेंद्रित, आत्मनिष्ठ और अपने आप में ही सिमटे हुए हैं। वे मृत्युकामी और आत्मपीड़क हैं। ज्ञान रंजन की, रक्तपात, प्रयाग शुक्ल की, आदमी, सुधा अरोड़ा की मरी हुई चीज़ आदि कहानियों में इसी प्रकार के पात्रों को चित्रित किया गया है। सामाजिक सरोकारों से कोई वास्ता नहीं है। वह तो सभी प्रकार के मूल्यों को अस्वीकार करती है। उसके लिए ना तो नैतिक मूल्यों का कोई अर्थ है, ना धर्म या ईश्वर का कोई अस्तित्व है। सुधा अरोड़ा की कहानी बगैर तराशे हुए का नायक राम और रामायण से ज़्यादा महत्वपूर्ण अपनी नायिका की डायरी को मानता है। कई जगह पात्रों के नाम भी नहीं होते हैं, अपितु स्थिति का अमूर्त प्रभाव उत्पन्न करने के लिए क, ख, ग को संकेत रूप में पात्र मान लेते हैं। वे बिल्कुल टाइपहीन पात्र हैं, समाज से कटे और निराश, इसलिए वे संज्ञा न होकर सर्वनाम हो गए हैं। सुधा अरोड़ा की निर्मम कहानी में नायिका के जीवन की रिक्तता और खोखलेपन को चित्रित किया गया है। अगला बिंदु है नई पीढ़ी का पुरानी पीढ़ी के प्रति वितृष्णा भाव। कहानी में संबंध भाव और संबंधहीनता की स्थितियां विस्तार से कही गई हैं। कहानी में संबंध के टूटने की ऐसी पीड़ा बोध है जो उसे पूर्ववर्ती कहानी से अपने आप को अलग करती है। संबंधों की इस कहानी में नई पीढ़ी का पुरानी पीढ़ी के प्रति वितृष्णा का भाव कहानी में उजागर हुआ है। कहानी में माँ और पिता के प्रति तिरस्कार का भाव है। दूधनाथ सिंह की रक्तपात और सुखांत कहानियों में माँ का जो चित्र उभर कर के आता है वह चौंकाने वाला है। यहाँ माँ
वात्सल्य की मूर्ति न होकर निस्संग प्राणी के रूप में उभरती है। कृष्ण बलदेव वैद्य की रात कहानी में माँ के प्रति नई पीढ़ी की क्रूरता का भाव है। ज्ञान रंजन की पिता रमेश बख्शी की पिता दर पिता कहानियों में पिता के प्रति संतान का दृष्टिकोण बदला हुआ है। गंगा प्रसाद विमल की शीर्षकहीन कहानी में पुत्र का पिता के साथ शराब पीना और तोहफे के तौर पर एक औरत देने की सोचना विचित्र और धक्का पहुंचाने वाली स्थिति है। इस तरह के विचित्र संबंधों की कहानियां अकहानी के माध्यम से हिंदी में लिखी गई। अगला बिंदु है स्त्री पुरुष संबंधी विशेषताएं। अकहानी स्त्री के सतीत्व में विश्वास नहीं, संस्था की पवित्रता के समक्ष भी प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। दाम्पत्य जीवन में सतीत्व, पतिव्रता धर्म और एक पत्नित्व जैसे मूल्य यहाँ आकर के बिखर गए हैं। प्रेम का परंपरागत रूप शून्य हो गया है और यहाँ स्त्री पुरुष के बीच केवल शरीर मात्र रह गया है। महेंद्र भल्ला की एक पति के नोट्स में पति पत्नी के बीच अजीब किस्म की ऊब और अजनबीपन आ गया है। दोनों ने प्रेम विवाह किया है, किंतु नायक किसी प्रकार के आदर्शों में विश्वास नहीं करता, उसे आदर्शों से चिढ़ है। इस कहानी में नायक के लिए पत्नी का अर्थ शारीरिक तृप्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अकहानीकारों ने सेक्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ के अनुसार, लेकिन सभी मूल्यों को नकार कर यौन संदर्भों में रस लेने में ही अकहानी छीज गई। उसका विद्रोह सेक्स की बंद गली का आखिरी मकान तक पहुंचकर चुक गया। सर्वहारा की तकलीफ और उसका मूल्य संघर्ष वहां गायब सा है। रविंद्र कालिया की एक डरी हुई औरत, विजय मोहन सिंह की वे दोनों, गिरिराज किशोर की फ्रॉक वाला घोड़ा और निक्कर वाला साइज, श्रीकांत वर्मा की ट्यूमर, रमेश बख्शी की ईमानदार कहानी आदि ऐसी ही कहानियां हैं। अगला बिंदु है भावुकता का विरोध। अकहानी अत्याधुनिक जीवन दृष्टि से संपन्न है, इसलिए अकहानी भावुकता का विरोध करती है तथा रोमानियत से बचती है, क्योंकि भटकी हुई, मीठी, मोहक, खोई भूतियाँ कहानी में रोमानियत ही पैदा करती हैं, जिनमें अकहानी जानबूझकर बसती है। यहाँ लेखक जिंदगी को जैसा देखता है वैसा कहानी में अभिव्यक्त कर देता है। अगला बिंदु है शिल्पहीन शिल्प। ममता कालिया ने अकहानी के शिल्पहीन रूप को स्पष्ट करते हुए कहा है कि अकहानी को सजे सजाए ढांचों से चिढ़ है। वह जीवन में शिल्पहीनता पाती है और उसे ईमानदारी से उसी आकृतिहीन शिल्पहीन रूप में आपके सामने रख देती है। अकहानी का शिल्प एक शिल्पहीन शिल्प है। उसे कहानी के नाम पर वे रूढ़ियाँ स्वीकार नहीं जो कहानी को कहानी कम, किस्सा ज़्यादा बनाती है। इस प्रकार शिल्प विघटन ही अकहानी का शिल्प है। सूक्ष्म सांकेतिकता और मानसिक स्थितियों का सपाट वर्णन अकहानी की विशेषताएं हैं। इसलिए भाषा के स्तर पर भी अकहानी किसी प्रकार की पच्चीकारी को स्वीकार नहीं करती। यहाँ कहानीकार शिल्प जैसी बात को नकार कर अपने अनुभव को यथातथ्य रूप में प्रस्तुत करता है। की प्रवृत्तियों को देखने के पश्चात अब हम अकहानी के प्रमुख कहानीकार कौन कौन हैं और उनकी प्रसिद्ध कृतियां जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रमुख कहानीकार की प्रमुख रचनाएं: प्रश्न, विध्वंस, बीच की दरार, ये हैं गंगा प्रसाद विमल की रचनाएं। रीछ,
सपाट चेहरे वाला आदमी, आइसबर्ग, दूधनाथ सिंह की रचनाएं, पिता, शेष होते हुए, छलांग, ज्ञान की रचनाएं हैं। तरतीब, छुटकारा तथा अ कहानी, ममता कालिया की रचनाएं हैं। बड़े शहर का आदमी, 9 साल छोटी पत्नी तथा क ख ग, रविंद्र कालिया की रचनाएं हैं। एक पति के नोट्स, कुत्ते गिरी तथा शेर, महेंद्र भल्ला की रचनाएं हैं। पिता दर पिता, रमेश बख्शी की और आदमी, प्रयाग शुक्ल की। अ कहानी की सारी विशेषताओं को जानने के पश्चात हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि अ कहानीकारों ने बोध को मूलतः यौन संदर्भों में खोजा, बृहत्तर सामाजिक जीवन के बीच में नहीं। इन्होंने पश्चिमी फार्मूलों का सहारा लेकर अपने संदर्भों में प्राप्त सत्य को असत्य की सीमा तक खींचकर अंतर्राष्ट्रीय बनाने का प्रयास किया है। इन कहानीकारों को कहानित्व से वितृष्णा ही रही है। कहानी पर अभारतीयता का और असामाजिकता का आरोप भी लगा है। इसी कारण कहानी सामाजिकता से न जुड़ने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई और धीरे धीरे इसे विभिन्न विद्वानों की आलोचना का शिकार होना पड़ा। इस प्रकार कहानी संपूर्ण कहानी विधा के नकार का स्वर लेकर आई। कहानी परंपरागत मूल्यों को नकारती है, मूल्यों की धारणागत संज्ञा को तोड़ती है। कहानी की जड़ें वास्तविक जीवन में न होकर के लेखक द्वारा सोची काल्पनिक स्थिति में है। इसलिए कहानी आंदोलन को आयातीत आंदोलन कहा गया, जो जिस तेजी से उभरा उसी तेजी से ठंडा भी हो गया। कहानी आंदोलन एक बुलबुले सा क्षणिक रहा, न तो सशक्त रचनाकार ही इसको मिले, न ठोस विचारधारा। जो रचनाकार समेटे गए वे धीरे धीरे बिखर गए। कहानीकारों ने कहानी को साहित्यिक कहानी के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया, किंतु इनका यह प्रयास सफल नहीं हो पाया। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।